आप सभी विद्यार्थियों का नंदीश्वर विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ रही हैं। टॉपिक नंबर आपका रहेगा आज अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक, और दूसरा क्या रहेगा अभिकेंद्रीय बल रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं। कि मान लीजिए जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग में गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग में गति करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कण है वृत्तीय मार्ग में गति करता है, तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। किस ओर? केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जैसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अर्थात A बराबर v²/r होता है। माना अब इसके लिए क्या निकालते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक मानते हैं। माना कोई कण है जो O केंद्र वाले एक O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किसी समय t पर उसकी स्थिति P है तथा t + ΔT समय पश्चात उसकी स्थिति क्या हो जाती है, PQ हो जाती है, और विस्थापन कितना उसका ΔS हो जाता है। ठीक है, और उसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। वह t समय पर उसका वेग v1 वेक्टर होता है तथा t2 समय पर t + ΔT समय पर उसका वेग कितना होता है, v2 वेक्टर। तो मैं सीधे शब्दों में अगर इसको भाषा में प्रोए तो कैसे कह सकते हैं कि माना किसी वृत्तीय पथ पर कोई O केंद्र वाले वृत्तीय मार्ग पर कोई कण गति कर रहा है, किसी समय t पर उसकी स्थिति P तथा t समय t + ΔT पर उसकी स्थिति Q है। t समय पर उसका वेग v1 वेक्टर तथा t + ΔT समय पर उसका वेग v2 वेक्टर है तथा उसका कोणीय विस्थापन Δθ है। इस स्थिति में देखिए कोणीय विस्थापन Δθ लेना है, ΔS नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन कितना होता है, Δθ। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसका एक त्रिभुज अलग बना लेते हैं। तो ये अपन ने PQ कैसा त्रिभुज है वो देख लेते हैं। PQ PRS या PQR, आप कोई सी भी ले लें, आपकी जैसी मर्जी हो। PRS मैंने यहाँ नहीं लिख पाया, PRS तो यहाँ पर PRS। आप PRS में क्या देखते हैं कि देखिए कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कहाँ बन रहा है, ये, और चाप का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो चाप त्रिज्या का काम कर रहा है, चाहे आप v2 वेक्टर ले लो चाहे v1 वेक्टर, बस इनकी दिशाएं अलग अलग भले ही हैं मगर इनके परिमाण एक से। देखिए आप इन दोनों की दूरियां इससे बराबर है, तो ये परिमाण तो बराबर है, दिशाएं भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या डेल्टा v वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर। आप चाहे तो v2 वेक्टर भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। अब अपन क्या करते हैं, केवल परिमाण लेते हैं। तो केवल परिमाण लेने पर क्या रहेंगे, सिर्फ उनकी दूरियां रहती हैं वो ले लेते हैं। तो v1 वेक्टर अपन ने डेल्टा v ले लिया, इसमें से वेक्टर हटा दिया। ठीक है, और v1 की जगह पर अपन v ले लेते हैं, चाहे v1 हो जाता चाहे v2। तो उसके लिए अपन ने क्या मान लिया, अकेला v मान लिया। तो Δθ बराबर क्या निकला है, ΔV/v बराबर समीकरण एक बन गया। परंतु कोणीय वेग क्या करता है, कोणीय वेग क्या करता है, कोणीय समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन कोणीय वेग कहते हैं। तो ओमेगा बराबर Δθ/ΔT लगेगा। तो कोणीय विस्थापन के लिए अपन ने मान क्या निकाल लिया, Δθ बराबर ओमेगा ΔT। अब Δθ का मान समीकरण एक में अपन रखते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ओमेगा ΔT बराबर ΔV/v। अब यहाँ पर ओमेगा को अपन खाली छोड़ते हैं, ΔT को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अपन ने क्या किया कि ΔV के बटे में ΔT लिख दिया और 1/v को एक तरफ लिख दिया। तो आप क्या जानते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ओमेगा बराबर ये निकल आया a × 1/v, या अपन a बराबर क्या निकाल सकते हैं, v ओमेगा, जो v बटे में था यहाँ पर गुणा में आ गया, इसको समीकरण। परंतु रेखीय वेग के लिए अपन ने क्या पढ़ा है कि कोणीय वेग और त्रिज्या का गुणनफल होता है, जो रेखीय वेग होता है। तो v बराबर ओमेगा, यहाँ से अपन ओमेगा का मान निकालते हैं v/r, और इसकी वैल्यू कहां पर रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो a बराबर क्या निकलता है, v × v/r। ये हो जाता है a बराबर v²/r। ठीक है, तो ये क्या निकल आया आपके अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक। दूसरी चर्चा अपन किसके बारे में कर रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
तो केंद्र की दिशा में अगर त्वरण लगे तो उसको अभिकेंद्रीय त्वरण, बल लगे तो उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, mv²/r। ठीक है, इसमें द्रव्यमान को इंक्लूड कर दिया जाता है। अब क्या लेते हैं इसके बाद अपन लेते हैं, मान लीजिए कि माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से एक वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तब उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल जो होगा F बराबर mv²/r। इस सूत्र को याद रखना, ये आगे के चैप्टर्स में आपके लिए काम आएगा। अब इसके लिए उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप जब कभी वृत्तीय मार्ग पर जा रहे हो, या इसके और भी अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि आप साइकिल से गति कर रहे हो बरसात का मौसम में, तो आप देखते हैं कि जो कीचड़ होता है वह क्या होता है, टायर से चिपक जाता है, और जब टायर से चिपकता है तो वह क्या करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। कैसे, सर्कुलर मोशन करने लगता है। मान लीजिए ये आपका टायर है साइकिल का, और ये कीचड़ डला हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या रह गया, आपने गति की तो ये इस प्रकार से अगर चिपक के आया तो कहां चला जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाता है। कारण क्या रहता है, इसको पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाता। अगर पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल मिलता तो ये टायर के साथ ही निकलने लगता। इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम मडगार्ड लगा देते हैं। मडगार्ड से क्या होता है कि जो भी कीचड़ चिपकता है तो मडगार्ड पर लगता है स्पर्श रेखीय। अगर आपकी साइकिल में मडगार्ड नहीं लगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ये अभिकेंद्रीय बल के और भी उदाहरण है, जैसे कि आप कभी मटा वगैरह बहाते हैं, ये तो क्या करते हैं, जब दूध में मथनी को चलाया जाता है, इस प्रकार से घुमाते हैं मथनी को चलाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण वो क्या होता है कि जो नैनो के कण होते हैं, नैनो एक मक्खन रहता है एक तरीके से, तो वो क्या होता है, घी टाइप का ऊपर निकल के आ जाता है मटके में से। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपके अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में आपका विषय कंप्लीट होता है।